वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सुर्वे सर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए, इससे पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स का 8th एंड 9th लेक्चर देखा है। मेरी गलती थोड़ी सी ये हुई थी कि मैंने 8th की जगह पे 9 अपलोड कर दिया था। वापस मैंने आपको वो गलती दुरुस्त कर ली और आपने भी सहयोग दिया उसमें, थैंक यू फॉर दैट। तो 8th और 9th लेक्चर आप दोनों को देख लिया, आपने दोनों लेक्चर को देख लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 10। 9th लेक्चर में हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिफाइन किया था और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव भी किया था। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो था वो क्या था, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 A0 अपॉन AT। AT यानी क्या है भाई, बचा हुआ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड दैट इज गिवन बाय AT। व्हाट इज A0? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और ये कांस्टेंट रहता है हमेशा। एक बार आपने इनिशियली कितने मोल लिए थे वो लिए एक बार कि A0 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ टाइम के साथ कौन बदलेगा, AT का वैल्यू। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा मोर एंड मोर रिएक्टेंट रिएक्ट होते जाएगा, तो बचे हुए रिएक्टेंट का क्वांटिटी क्या होगा, कम होते जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो इंटीग्रेट करके मिलता है डिफरेंशियल फॉर्म को, और जो डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है रेट कांस्टेंट टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। तो ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था। इससे पहले हमने log टू द बेस e वाला भी इक्वेशन देख लिया था। वो क्या था, 1 अपॉन टी log टू द बेस e A0 अपॉन AT। तो ये दोनों भी वन एंड द सेम इक्वेशन है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग अलग फॉर्मेट में है। तो दोनों को हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोल सकते हैं। डू यू गॉट इट? ये भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ है विथ रिस्पेक्ट टू बेस ई, एंड ये भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ है विथ रिस्पेक्ट टू बेस 10। अब हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर देखने के बाद क्या देखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो देखना है। तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो वैसे केमिकल काइनेटिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कौन सा इक्वेशन सही है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ढूंढना है। तो ऐसे सवाल कई बार पूछे गए, इसलिए हमें ये इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल कभी आएंगे नहीं, log टू द बेस ई ये टर्म हम ज्यादा कुछ यूज करते ही नहीं है, इसलिए इस पर न्यूमेरिकल आने की दूर दूर तक पॉसिबिलिटी नहीं है। log टू द बेस 10 वाला फार्मूला हमें याद रखना है, ये तो जस्ट हमें एक प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं हम। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए, हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था, अभी मैंने लिखा था K इज इक्वल टू 1/T log टू द बेस E A0 अपॉन AT। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू log टू द बेस E। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग ढंग से लिखता हूं, log टू द बेस E ऑफ A0 अपॉन AT टू द बेस E इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, K इंटू T, बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, एंटी लॉग लूंगा टू द बेस E ऑन बोथ साइड। तो हम यहां पे लिखेंगे टेक एंटी लॉग टू द बेस E ऑन बोथ साइड, BS है बोथ साइड। तो एंटी लॉग टू द बेस ई ऑफ log टू द बेस ई ऑफ A0 अपॉन AT, एंटी लॉग लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, A0 अपॉन AT। और एंटी लॉग ऑफ KT कितना आएगा, टू द बेस ई। तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एंटी लॉग ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू बेस ई क्या होता है, e टू द पावर दैट नंबर। एंटीलॉग ऑफ एनी नंबर x इज ऑलवेज इक्वल टू e टू द पावर x, ये log टू द बेस e के टर्म में है, बराबर है। एंटीलॉग टू द बेस e ऑफ एनी नंबर x इज ऑलवेज इक्वल टू e टू द पावर x। वैसे ही एंटीलॉग ऑफ
एनी नंबर विथ रिस्पेक्ट टू बेस 10 इज इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर दैट नंबर होता है। बस ऐसा ही अब हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो एंटी लॉग टू द बेस ई ऑफ के टी क्या आएगा, तो एंटी लॉग टू द बेस ई ऑफ के टी क्या आएगा, ई टू द पावर के टी, ई टू द पावर के टी। इस तरह से हमें इक्वेशन लिखेंगे। तो बच्चों यह है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप इसको ऐसा भी रहने दे सकते हैं, मतलब ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, या फिर इसे ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे लिखता हूं मैं A0 इज इक्वल टू AT इंटू 8 टू द पावर KT। ये भी एक फॉर्मेट है, या फिर सबसे पसंदीदा फॉर्मेट ये है AT इज इक्वल टू A0 इंटू ई टू द पावर माइनस KT। ये सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे लिखेंगे, तो AT इज इक्वल टू A0 इंटू ई टू द पावर माइनस KT। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा तो KT की वैल्यू बढ़ेगी, KT की वैल्यू बढ़ेगी तो ई टू द पावर माइनस KT की वैल्यू कम होगी, और कम होगी तो ये प्रोडक्ट भी कम होगा। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो AT की वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग, और इसी प्रकार का रिलेशन जो होता है उसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो AT इज इक्वल टू क्या आएगा, A0 इंटू ई टू द पावर माइनस KT। तो ऐसे इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो आपको इस पर सवाल कैसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको ऑप्शन में ये होगा तो इसे सिलेक्ट करना है, ये होगा तो इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये होगा तो इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और तीनों होंगे तो अपना आंसर क्या होगा, लास्ट डी ऑल ऑफ दीज, बराबर है। तो इनमें से कोई भी एक फॉर्म वहां पे देखने को मिलेगा आपको, उसे आप क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम देख रहे हैं, क्यों, उसे तो न्यूमेरिकल के लिए यूज नहीं किया जाता, फिर क्यों देख रहे हैं, तो ये थ्योरेटिकली हमें ध्यान में रखना है, और इस पर सवाल पूछे जाते हैं इसलिए भी ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये कि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कर सकते हैं, और वो प्रेडिक्शन क्या है वो देखने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखना ही पड़ता है, बराबर है। इसलिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख रहे हैं, रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख रहे हैं। वो प्रेडिक्शंस क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो देखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं। जैसे हमारा हाफ लाइफ पीरियड होने के बाद हम इसके प्रेडिक्शंस आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद सीधा किस पर जाएंगे, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हाफ लाइफ पीरियड, और वो होने के बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म के क्या क्या फायदे, कौन से प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं। अब कल से लेक्चर जो है हम इंटेलिजेंट पैनल पर ही ले लेंगे, क्योंकि इसमें लिखो फिर उसको मिटाओ, इसमें ज़्यादा टाइम जाता है। तो कल से मैं इंटेलिजेंट पैनल जो है उस पर ही हम लेक्चर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर, और समय भी बचेगा और कम समय में ज़्यादा भी होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है हाफ लाइफ पीरियड, और इसके बाद हम प्रेडिक्शन देखेंगे। हाफ लाइफ टाइम बोलो या हाफ लाइफ पीरियड बोलो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसे टी हाफ या फिर टी 50% ऐसा भी लिखा जाता है। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो समय लगता है उसे हाफ लाइफ टाइम बोला जाता है, बराबर है, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टी 50% से या टी हाफ से। तो व्हाट इज मीन बाय हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर को हम डिफाइन इस तरह से कर पाएंगे, ऐसा टाइम जिस टाइम में जितना भी रिएक्टेंट लिया गया था उसका आधा रिएक्टेंट रिएक्ट होने के लिए जो समय लगता है उस समय को हम कहेंगे हाफ लाइफ टाइम। समझो आपने 10 मोल इनिशियली रिएक्टेंट लिया है, तो 10 का आधा कितना होता है, 5 मोल। तो 5 मोल रिएक्टेंट रिएक्ट होने के लिए जो समय लगेगा उस समय को हम क्या कहेंगे बच्चों, हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। अगर आपने 2 मोल रिएक्टेंट लिया तो 2 का आधा होता है 1, तो 1 मोल रिएक्ट होने के लिए जो समय लगेगा दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड। अगर आपने 100 मोल लिए तो 100 का आधा होता है 50, 50 मोल रिएक्ट होने के लिए जो समय लगेगा उसे कहते हैं हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड। और इसे कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, टी 50% या फिर टी हाफ। तो ज्यादा से ज्यादा हम टी हाफ या फ्रैक्शन वाला ज्यादा यूज करते हैं। तो हाउ कैन यू डिफाइन टी हाफ, हाउ कैन वी डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड, the time required to reduce the
concentration of reactant to half of its initial value is called as half life period. बराबर है? तो हाफ लाइफ पीरियड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम बच्चों? द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ टाइम और हाफ लाइफ पीरियड। मतलब आपने 10 मोल लिया तो 10 मोल में से 5 मोल रिएक्ट होने के लिए जो समय लगेगा उसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। रिड्यूस टू हाफ मतलब आधा रिएक्ट होगा तो आधा बचेगा। The time required to reduce the concentration of reactant to half of its initial value is called as half life period. It is represented by T 50% or T half. तो when time T is equal to T half, जब समय T half की इतना बन जाएगा तो आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएगा तो बचेगा कितना? तो बचे हुए रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? T से। तो बचा हुआ रिएक्टेंट कितना होगा? आधा, A0 का आधा। तो लिया हुआ था A0, तो हाफ लाइफ टाइम के बाद क्या होगा? A0 का आधा रिएक्ट हो जाएगा तो बचेगा कितना? आधा। तो इसलिए एट टाइम T इक्वल टू T हाफ व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज लेफ्ट बिहाइंड? हाफ रिएक्टेंट इज रिएक्टेड एंड हाफ रिएक्टेंट इज लेफ्ट बिहाइंड। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड इज हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो आधा रिएक्टेंट रिएक्ट होने के लिए जो समय लगता है उस समय को हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। बराबर है? तो when T is equal to T half then AT becomes equal to A0। अब फिर हाफ लाइफ टाइम के लिए हमें इक्वेशन ढूंढना है। तो K is equal to क्या है बच्चों? 2.303 अपॉन T log to the base 10 A0 अपॉन AT। जब टाइम T इक्वल टू T हाफ होगा तो इक्वेशन को मैं कैसे लिख पाऊंगा? K is equal to 2.303 अपॉन T हाफ, बराबर है, इनटू log to the base 10। A0 की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, AT की वैल्यू कितनी रहेगी? आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुका है तो आधा बचा है, तो A0/2 ये AT की वैल्यू रहेगी। तो A0 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? K इज इक्वल टू, देखिए इधर K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T हाफ इनटू log टू द बेस 10 ऑफ 2। तो देखो A0 कैंसिल हो गया और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा? log टू द बेस 10 ऑफ 2। अब log टू द बेस 10 ऑफ 2 की वैल्यू आप सभी को लर्न है, क्या है वो? 0.3010। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log टू द बेस 10 ऑफ 2? 0.3010। फिर इसे मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 0.693 अपॉन T हाफ। तो T हाफ का फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे तो क्या आएगा? 0.693 अपॉन K। अब देखो T हाफ के फॉर्मूले में एक नंबर आया है 0.693 और दूसरा आया है कांस्टेंट K। T हाफ के फॉर्मूले में कहीं पे भी कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं आई, ना AT और ना ही A0। मतलब T हाफ की वैल्यू जो है ये नंबर है, फिक्स है, और एक K कांस्टेंट है, तो ये T हाफ की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या रहेगी भाई? कांस्टेंट। T half for first order reaction is always a constant and it is independent of the initial concentration of reactant or concentration left behind at time T। तो किसी भी तरह के कॉन्सेंट्रेशन पर T हाफ की वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है। T हाफ की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन किसके लिए रे? इट इज ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या आपको बच्चों ये डेरिवेशन समझ में आया? T हाफ के लिए डेफिनेशन समझ में आई? वापस से मैं एक बार आपको दोहरा देता हूं डेफिनेशन। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ टाइम, एंड इट इज डिनोटेड बाय T 50% और T हाफ। फिर T इक्वल टू T हाफ होगा तो AT की वैल्यू कितनी होगी? A0/2। फिर मैंने ये वैल्यूज इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ में रखी और फिर इक्वेशन तैयार किया, इसे एलैबोरेट किया और फाइनली मुझे T हाफ के लिए फॉर्मूला मिला 0.693 अपॉन K। ये एक नंबर है और कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट का रेशियो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। हमने T हाफ का जैसे फॉर्मूला देखा तो कांस्टेंट वैल्यू पाएगी T हाफ की, और दूसरी बात है कि T हाफ के फॉर्मूले में दूर दूर तक कोई भी तरह का कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है, इसलिए T हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है? अगर आप 10 मोल लेंगे तो 10 का आधा रिएक्ट होने के लिए, मतलब 5 मोल रिएक्ट होने के लिए 5 घंटे लगते हैं, तो 100 मोल लिए तो 100 का आधा 50 मोल, 50 मोल रिएक्ट होने के लिए भी 5 घंटे ही लगेंगे। 1000 मोल लिए तो 1000 का आधा 500 होता है, 500 मोल रिएक्ट होने के लिए भी कितने लगेंगे? 5 घंटे लगेंगे। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना भी ले लो आप, आधा रिएक्टेंट रिएक्ट होने के लिए जो समय लगेगा वो हमेशा कैसे लगेगा? फिक्स लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। इसलिए हम बोलते हैं T हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आए? कोई डाउट? अब ये
टी हाफ का एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला भी मैं तैयार कर सकता हूं, लॉग टू द बेस टर्म ई वाला। क्या है? k इज इक्वल टू 1/t log टू द बेस e a0 अपॉन at। तो व्हेन t becomes equal to t half then at becomes is equal to a0/2, बराबर है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 1 अपॉन टी हाफ इंटू लॉग टू द बेस 10 a0 अपॉन a0/2, a0 कैंसिल, तो क्या बचेगा बच्चों? 1 अपॉन टी हाफ लॉग टू द बेस e ऑफ 2, बराबर है, लॉग टू द बेस e ऑफ 2। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं k इज इक्वल टू ln ऑफ 2 अपॉन टी हाफ। लॉग टू द बेस e को हम नेचुरल लॉग कहते हैं और नेचुरल के लिए हम यहाँ पे ऐसा n लिखते हैं, तो k इक्वल टू ln2 अपॉन टी हाफ भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको इलेबोरेट करूंगा मैं, टी हाफ इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? ln ऑफ 2 अपॉन k। तो ये भी एक है और ये भी एक फॉर्मेट है टी हाफ के लिए। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, या फिर टी हाफ इज इक्वल टू ln2 अपॉन के, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ 2 अपॉन टी हाफ। ये भी एक इक्वेशन, अलग अलग फॉर्मेट में इन्हीं में से कोई तो भी एक आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बराबर है, और ये भी करेक्ट है। इनमें से कोई भी एक लिखा तो चलेगा। अब हमें इतना पता चल गया टी हाफ के इक्वेशन से कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप कितना भी चेंज कर लो, रिएक्शन सेम है तो उसका टी हाफ क्या होगा? सेम ही रहेगा। डू यू गॉट इट? हाँ, लेकिन इसके लिए आपको रिएक्शन कंडीशन भी सेम रखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि एक बार रिएक्शन की अलग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे और वही रिएक्शन की अलग टेम्परेचर प्रेशर पे, तो फिर आपका टी हाफ कांस्टेंट नहीं रहेगा। इफ यू परफॉर्म द सेम रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस by taking the different initial concentration, then you can observe that T half in both cases is found to be same। तो दोनों केसेस में टी हाफ की वैल्यू क्या दिखाई देगी बच्चों? आपको सेम दिखाई देगी। मतलब टी हाफ क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है फॉर गिवन केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। सिर्फ आपको क्या बदलना है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बदलना है। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बदलने के बाद भी टी हाफ की वैल्यू नहीं बदली, मतलब टी हाफ क्या है? कांस्टेंट है एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट है। टी हाफ का फॉर्मूला भी हमने देख लिया है, 0.693 अपॉन के, या फिर ln2 अपॉन के, या फिर 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ 2 अपॉन के, उसे बोलते हैं हम टी हाफ, बराबर है। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस नंबर ऑफ टी हाफ्स। अब हम क्या करेंगे? एक ग्राफ प्लॉट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस नंबर ऑफ टी हाफ्स। अब हमें मालूम है टी हाफ तो कांस्टेंट रहने वाला है। किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू 5 है, तो 5 मिनट में एक टी हाफ होकर गुजर जाएगा, तो 10 मिनट में 2 टी हाफ हो जाएंगे, 30 मिनट में 3 टी हाफ हो जाएंगे, बराबर है। 15 मिनट 20 मिनट में 4 टी हाफ होंगे। अगर टी हाफ की वैल्यू 5 मिनट है तो 5 मिनट हुए मतलब 1 टी हाफ हुआ, 10 मिनट हुए मतलब 2 टी हाफ हुए, 15 मिनट हुए मतलब 3 टी हाफ हुए, 20 मिनट हुए मतलब 4 टी हाफ हुए। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ टी हाफ एंड कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो यहां पे देख लीजिएगा बच्चों, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहां पे है नंबर ऑफ टी हाफ्स। ये एक टी हाफ है, ये दूसरा टी हाफ है, ये तीसरा टी हाफ, चौथा टी हाफ, पांचवा टी हाफ। 1 2 3 4 5 6। देखो मैंने ये जो टाइम इंटरवल है वो सेम निकाले, क्योंकि टी हाफ फॉर गिवन रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो पहला टी हाफ 5 मिनट का है तो दूसरा भी टी हाफ 5 मिनट का होगा, तीसरा भी टी हाफ 5 मिनट का होगा, चौथा भी, पांचवा भी, सारे टी हाफ 5-5 मिनट के होंगे। अब इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुई है, तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? जो भी होगा मैक्सिमम होगा, और उसे हम क्या बोलते हैं? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, और उसे हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? A0 से। जब एक टी हाफ हो जाएगा तो पहले टी हाफ में आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएगा, आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएगा, आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएगा, मतलब बचा कितना बच्चों? आधा रिएक्टेंट।
आधा रिएक्ट हुआ मतलब आधा बचा है। तो इस टाइम पीरियड पर फर्स्ट यहां पर कितना रिएक्टेंट बाकी बचा है, A0/2। ये किसकी वैल्यू है, AT की वैल्यू है। तो पहले टी हाफ के बाद आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुका है, तो बचा कितना है, AT A0/2। अब हम एक से दूसरे टी हाफ की तरफ जाएंगे तो ये भी टाइम इंटरवल सेम ही होगा। ये अगर 5 मिनट का है तो ये भी 5 मिनट का, ये अगर 10 मिनट का है तो ये भी 10 मिनट का। अब दूसरे टी हाफ में कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं रहती है। कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा अभी तो भी टी हाफ की वैल्यू नहीं बदलेगी। तो अब दूसरे टी हाफ में क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरे टी हाफ में जितना भी रिएक्टेंट बाकी बचा था उसका आधा रिएक्ट हो जाएगा, बराबर है, उसका आधा क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। अब यहां पे कितना बाकी बचा होगा रिएक्टेंट, लेट इट बी AT, और AT की वैल्यू क्या होगी, आधे का आधा रिएक्ट होगा। A0/2 का आधा रिएक्ट हो गया तो आधा बचेगा, तो A0/2 का आधा कितना होता है, A0/4। जब मैं तीसरे टी हाफ की तरफ जाऊंगा तो तीसरे टी हाफ में भी कितना होगा, आधा रिएक्टेंट रिएक्ट होगा, कितने का आधा, जो बचा है उसके। तो तीसरे टी हाफ के बाद कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुका है, आधा। A0/4 का आधा रिएक्ट हो चुका है, तो A04 का आधा रिएक्ट हो चुका है, मतलब कितना बाकी बचा है, आधा। A04 का आधा कितना होता है, A0/8। ऐसा ही हम फोर्थ टी हाफ के लिए करेंगे, ऐसा हम फिफ्थ टी हाफ के लिए करेंगे, ऐसा ही हम सिक्स टी हाफ के लिए करेंगे, बराबर है, ऐसा ही 7 टी हाफ के लिए करेंगे, ऐसा ही 8 के लिए करेंगे। तो हमें A0 फोर्थ टी हाफ के बाद क्या मिलेगा, AT इज इक्वल टू A0/16। फिफ्थ के लिए क्या मिलेगा, AT इज इक्वल टू A0/32। तो देखो आधा आधा रिएक्टेंट रिएक्ट होते जा रहा है। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस नंबर ऑफ टी हाफ। एक टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ, ऐसे हमने एक्स एक्सिस पर प्लॉट किए एंड कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट किया वाई एक्सिस पे। तो फर्स्ट टी हाफ में कॉन्सेंट्रेशन आधा कम हो जाएगा, दूसरे टी हाफ में आधे का आधा होगा, तीसरे टी हाफ में आधे का आधा हो जाएगा, और इस हिसाब से मैंने ये वैल्यूज लिखा है। तो पहले टी हाफ में A0/2 बचा है, दूसरे टी हाफ में A0/4 बचा है, तीसरे टी हाफ में A0/8 बचा है, चौथे टी हाफ में A0/16 बचा है, एंड पांचवें टी हाफ में कितना बचा है, A0/32। अब आगे आप कितने के लिए भी ये इक्वेशन एलैबोरेट कर सकते हो। अब देखिए इस ग्राफ पर से हमें ये पता चल गया कि ये जो टाइम इंटरवल है ये कैसे है बच्चों, इक्वल है। ये टाइम इंटरवल 5 का है तो ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये 10 का है तो ये भी 10 का, ये भी 10 का। तो ये इक्वल टाइम इंटरवल्स है। 3 से लेकर 4 तक जितना टाइम इंटरवल है वही टाइम इंटरवल है 2 से लेकर 3 तक, वही इंटरवल है 1 से लेकर 2 तक, और वही इंटरवल है 0 से लेकर 1 तक, मतलब ए इक्वल टाइम इंटरवल है। तो हमने देखा कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज, इक्वल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट हो रही है। कितना रिएक्ट हुआ, पहले टी हाफ में आधा, दूसरे टी हाफ में कितना रिएक्ट हुआ, आधा, तीसरे टी हाफ में कितना रिएक्ट हुआ, आधा, चौथे में कितना रिएक्ट हुआ, आधा। हाँ, जितना बचा था उसके आधा रिएक्ट हुआ, लेकिन रिएक्ट तो आधा हुआ ना। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुकी है। पहले टी हाफ में जितना था उसके आधा, दूसरे टी हाफ में जितना था उसके आधा रिएक्ट हुआ, तीसरे टी हाफ में भी जितना था उसके आधा रिएक्ट हुआ, चौथे टी हाफ में भी जितना था उसके आधा रिएक्ट हुआ। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में क्या देखने को मिल रहा है, इक्वल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट हो रही है। फ्रैक्शन बोलो या परसेंट, वन एंड द सेम है। आउट ऑफ 1 बताएंगे तो फ्रैक्शन बोलेंगे, आउट ऑफ 100 बोलेंगे तो परसेंटेज बोलेंगे। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 होता तो पहले टी हाफ में कितना रिएक्ट होता, 50, मतलब 50% रिएक्ट हुआ, 50 बाकी है। तो दूसरे टी हाफ में कितना रिएक्ट होगा, 50 का आधा 25, 50 के आधा 25 रिएक्ट हो रहा है, लेकिन 25 रिएक्ट हुए तो कितना परसेंट रिएक्ट हुआ, 50 का 25 भी क्या है, 50% है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट, इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड, बराबर है।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड। पहले टी आप में भी 50% रिएक्ट हुआ, दूसरे में भी बचे हुए का 50% रिएक्ट हुआ, तीसरे में भी बचे हुए का 50% रिएक्ट हुआ, मतलब हर टी आप में आधा 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 रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहा है। इसलिए हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिखा, इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड। लेकिन क्या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इक्वल है सब केसेस में? अब देखो फ्रैक्शन और परसेंटेज अलग बात है एंड अमाउंट अलग बात है। मैंने क्या कहा था, इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड, बट व्हाट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट दैट गेट रिएक्टेड? तो अगर पहले टी आप में A0/2 रिएक्ट हुआ, इसलिए A0/2 बचा है, तो दूसरे टी आप में आधा रिएक्ट हो गया, जितना बचा था उसके A0/2 का आधा कितना है, A0/4। तो दूसरे टी आप में कितना रिएक्ट हुआ, A0/4। पहले टी आप में कितना रिएक्ट हुआ, A0/2। तीसरे टी आप में कितना रिएक्ट हो जाएगा, A0/8 रिएक्ट होगा, और इसलिए A0/8 बचा है। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट होते जा रही है, क्या वो इक्वल है? यहाँ पे A0/2 मोल रिएक्ट हुए, यहाँ पे A0/4 मोल रिएक्ट हुए, यहाँ पे A0/8 मोल रिएक्ट हुए, यहाँ पे A0/16 मोल रिएक्ट होंगे। मतलब हम देख रहे हैं कि फ्रैक्शन परसेंटेज सेम है, लेकिन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड अलग अलग है। जैसे कि एक आदमी है और उस आदमी ने एक प्रोग्राम रखा स्कूल में, और स्कूल में बच्चों को चॉकलेट बांट रहा है, और चॉकलेट बांट किस तरह से रहा है कि जो भी बच्चा आएगा उसको जितने भी चॉकलेट टोकरी में बचे हैं उसके आधे वो दे देगा। तो बड़ी सी टोकरी लेके आया और बच्चों को एक एक 1 बाय 1 बुला रहा है। तो जो सबसे पहले बच्चा उस आदमी के पास जाएगा तो उसको आधी टोकरी में जितने भी चॉकलेट है, आधी टोकरी में चॉकलेट दे देगा। मतलब समझो उसके टोकरी में 1000 चॉकलेट है, तो क्या करेगा, पहले बच्चों को 500 चॉकलेट दे दीजिए, मतलब दे देगा, बराबर है। तो पहला बच्चा उस आदमी के पास जाएगा तो वो आदमी उस बच्चे को टोकरी में जितने भी चॉकलेट है उसके आधे चॉकलेट दे देगा। अब समझो उस टोकरी में 1000 चॉकलेट है, तो 1000 का आधा होता है 500, तो पहले वाले बच्चे को कितने चॉकलेट मिलेंगे, 500। कितने मिले, 500 चॉकलेट मिले। कितने चॉकलेट मिले, आधे चॉकलेट मिले। कितने चॉकलेट मिले, 50% चॉकलेट मिले। अब दूसरा बच्चा आया, टोकरी में कितने चॉकलेट बचे हैं, 1000 में से 500 पहले लेकर गया, पहला बच्चा लेकर गया, अब 500 बाकी बचे हैं। अब जब दूसरा बच्चा आएगा तो उसको कितने चॉकलेट दिए जाएंगे, जितने बचे हैं उसके आधे। 500 बचे थे तो उसका आधा होता है 250, तो दूसरे बच्चे को 250 चॉकलेट मिले। दूसरे बच्चे को आधे चॉकलेट मिले, दूसरे बच्चे को 50% चॉकलेट मिले। देखो फ्रैक्शन और परसेंटेज सेम आ रहा, पहले बच्चे को भी 50% आधे चॉकलेट मिले, दूसरे बच्चे को भी 50% आधे चॉकलेट मिले। क्या उनको मिले हुए चॉकलेट की अमाउंट सेम है? पहले बच्चों को 500 मिले, दूसरे बच्चों को 250 मिले। तीसरा बच्चा जो आएगा, अब उसके लिए टोकरी में कितने चॉकलेट बचे हैं, 250। 250 का आधा होता है 125। तीसरे बच्चों को 125 चॉकलेट मिलेंगे, आधे चॉकलेट मिले हैं, 50% चॉकलेट मिले। क्या चॉकलेट की संख्या सेम मिली है? नहीं, उसको 125 ही चॉकलेट मिले। ठीक उसी तरह से होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, उसकी फ्रैक्शन या परसेंटेज सेम रिएक्ट होता है इक्वल टाइम इंटरवल में, लेकिन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट। इसलिए हमने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा है, इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड, बट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज डिफरेंट। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का क्या है, एक खासियत है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के इक्वेशन से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड, बट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज डिफरेंट। तो जैसे मैंने चॉकलेट का एग्जांपल दिया, समझ में आया गया होगा आपको कि जितने चॉकलेट बचे हैं उसके आधे आधे चॉकलेट हम आने वाले बच्चों को देते जाएंगे। तो सब बच्चों को कितने चॉकलेट मिले, आधे 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 चॉकलेट मिले। क्या उन चॉकलेट की संख्या सेम है? नहीं, सबको आधे आधे 50% चॉकलेट मिले। उनकी फ्रैक्शन परसेंटेज सेम है, लेकिन अमाउंट ऑफ चॉकलेट क्या अलग अलग है। वैसे ही यहां पे समझो मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 लेता, तो पहले टी आप में कितना रिएक्ट होता, 100/2 मतलब 50 मोल रिएक्ट होते। दूसरे टी आप में कितना रिएक्ट होते, 100/4 मतलब 25 मोल रिएक्ट होते। तीसरे टी आप में कितने रिएक्ट होते, 100/8 मतलब 12.5 मोल रिएक्ट होते।
मतलब परसेंटेज सबका सेम रिएक्ट हो रहा है 50-50, 50-50%, लेकिन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड क्या है, डिफरेंट है। तो ये खासियत है और ये हम डिड्यूस कर सकते थे किससे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। तो ये हमने ग्राफिकल मेथड से समझ लिया है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है बच्चों, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड बट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज अ डिफरेंट। बराबर है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये 50% के लिए है क्या, नहीं। अगर एक आधी रिएक्शन 30% कंप्लीट होती है 30 मिनट में, तो उस रिएक्शन का 30% रिएक्ट होने के लिए हमेशा कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट ही लगेगा। समझो हमने शुरुआत की 100 मोल से, तो 100 मोल का पहले 30 मिनट में कितना रिएक्ट हो जाएगा भाई, 30% रिएक्ट होगा। 30% रिएक्ट हुआ तो बचे कितने, 70%, 70 मोल बाकी बचे हैं। तो 100 मोल लिए मैंने और उसका 30% रिएक्ट होने के लिए कितना समय लगता है, 30 मिनट। तो 30 मिनट में 30% रिएक्ट हो गए, 30 मोल रिएक्ट हो गए, बचे 70। अब दूसरे 30 मिनट में देखो, दोनों टाइम इंटरवल से में, पहला टाइम इंटरवल भी 30 मिनट का था, दूसरा भी 30 मिनट का है। अब 30 मिनट में, दूसरे 30 मिनट में कितना रिएक्टेंट रिएक्ट होगा, तो दूसरे 30 मिनट में भी 30% ही रिएक्टेंट रिएक्ट होगा। 30% रिएक्ट होगा, लेकिन किसके, 70 का 30%। 70 का 30% कितना होता है, 21 मोल। 100 का 30% कितना होता है, 30 मोल। तो पहले 30 मिनट में 30 मोल शहीद हुए हैं, दूसरे 30 मिनट में 21 मोल शहीद हुए हैं। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड डिफरेंट है, लेकिन फ्रैक्शन कैसे है, सेम। परसेंटेज कैसा है, सेम। पहले 30 मिनट में कितने रिएक्ट हुए, 100 में से 30 मतलब 30%। दूसरे 30 मिनट में कितने रिएक्ट हुए, 100 में से 21 मतलब 70 में से 21 मतलब कितना रिएक्ट हुआ है, 30% रिएक्ट हुआ है। बराबर है। अब कितने बचे हैं, 70 में से 21 गए तो कितने बचेंगे, 49। अब अगर मैं आगे और 30 मिनट के लिए रिएक्शन परफॉर्म करूंगा तो अभी भी कितना रिएक्टेंट रिएक्ट होगा, 30%। तो 49 को 50 समझ लेते हैं, 50 का 30% कितना होता है, 15 मोल। तो देखो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट हो रहा है, लेकिन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड क्या है, डिफरेंट है। तो ये एक क्या था, प्रेडिक्शन था एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन देख लेते हैं। अब एक है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना है। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना लगेगा, तो ये तो हम इसी से समझ ले सकते हैं। 100 का 0 होने के लिए कितना समय लगेगा, 100 का 50 होगा, 50 का 25 होगा, 25 का 12.5 होगा, 12.5 का 6.75 होगा। आधा आधा करते जाएंगे, क्या ये अमाउंट कभी 0 बनेगी, किसी भी नंबर का आधा 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 करते जाएंगे तो वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच होगी, लेकिन कभी 0 नहीं बनेगी। और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड 100% रिएक्ट ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ बाकी बचा रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू कभी 0 होगी नहीं, ये ग्राफ कभी ऐसा टच होगा ही नहीं। अगर ऐसा टच नहीं होगा मतलब रिएक्शन को खत्म होने के लिए कितना समय लगेगा, इनफाइनाइट समय लगेगा, क्योंकि किसी भी नंबर का आधा 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 करते जाएगा तो कभी भी वो 0 नहीं होगा, कभी 0 नहीं होगा, मतलब पूरी रिएक्शन होने के लिए समय कितना लगेगा, इनफाइनाइट टाइम। अब ये नहीं समझ में आया होगा तो हम क्या करेंगे, यहां पे देख सकते हैं। हमने ये इक्वेशन लिखा है, AT इज इक्वल टू A0 इंटू ई टू द पावर माइनस KT, बराबर है। अब AT की वैल्यू 0 कब होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। बचे हुए रिएक्टेंट की वैल्यू 0 है, मतलब रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई। When concentration of reactant left behind becomes 0, it means that reaction is over, reaction is end, complete हो जाएगी, रिएक्शन एंड हो जाएगी, ऐसा हम बोलेंगे। तो AT की वैल्यू कब 0 रहेगी, जब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 रहेगा। अब A0 ये तो हमने रिएक्टेंट लिया था 1 मोल 2 मोल 50 मोल जितना भी लिया था, A0 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, फिर ये जरूर 0 होगा। और ये 0 कब होगा, A0 कैन नेवर बी 0, क्योंकि ये इनिशियल क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट है, वो 0 ले ही नहीं सकते। तो A0 इज ऑलवेज नॉन 0। तो फिर AT की वैल्यू 0 कैसे आ सकती है, ओनली इफ AT इज इक्वल टू 0, ओनली इफ e टू द पावर माइनस KT इक्वल टू 0। e टू द पावर माइनस KT 0 कब आएगा, तो जब KT की वैल्यू 0 आएगी, KT की वैल्यू e टू द पावर माइनस KT की वैल्यू 0 आएगी। e टू द पावर माइनस KT की वैल्यू 0 कब आएगी, तो देखो अगर t इक्वल टू मैं इन्फिनिटी लूंगा तो e इज इक्वल टू क्या करें, माइनस के इंटू इन्फिनिटी, मतलब e इक्वल टू क्या आएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी।
अब मैं इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, AT इज इक्वल टू A0 इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, AT इज इक्वल टू A0 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी। बट ई टू द पावर इन्फिनिटी क्या आती है? इन्फिनिटी आती है, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0, 0 इंटू A0 क्या आएगा? 0। तो AT की वैल्यू 0 कब आएगी? जब टाइम इनफाइनाइट होगा तब। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगेगा? इनफाइनाइट टाइम लगेगा, बराबर है। तो फॉर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड। तो ये भी प्रेडिक्शन हम किससे कर सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने दो प्रेडिक्शन किए। पहला प्रेडिक्शन क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनफाइनाइट। एंड दूसरा प्रेडिक्शन क्या है? इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड, बट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज अ डिफरेंट। तो ये दो प्रेडिक्शन थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। तो बच्चों आज ये लेक्चर आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सारे कमेंट का आंसर दे दूंगा जैसे समय मिलेगा वैसा। आप सिर्फ बने रहिएगा, आपका सहयोग की हमें ज़रूरत है। आप जितना सहयोग ज़्यादा दोगे उतना हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बराबर है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।